कहानियाँ जो मुस्कान ला दे। हिमनद। हम लोग जब हिमनद के रास्ते के आखिरी 7 मील चलने के लिए निकले, उस वक्त सुबह की सुहानी धूप खिली थी। हमें उम्मीद थी कि यह एक खड़ी चढ़ाई होगी, लेकिन आखिरी डाक बंगला समुद्र तल से 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित था और चढ़ाई धीरे धीरे बढ़ गई। अचानक ऐसी जगह आई जहां कोई पेड़ नहीं था। जब बंगला आंखों से ओझल हुआ, तब पेड़ों और झाड़ियों की जगह छोटी घास और छोटे नीले और गुलाबी पहाड़ी फूलों ने ले ली। अब बर्फीली चोटियां पास ही थी, मानो हमें हर तरफ से बुला रही हो। हम जलप्रपातों से होकर गुजरे, जो सैकड़ों फीट नीचे ढलवा पहाड़ियों के फलकों से टकराकर गर्जना करते हुए छोटी सी नदी में गिरते थे। एक बड़ा सुनहरा गरुड़ कुछ वक्त तक हमारे ऊपर मंडराता रहा। कमल ने कहा, मुझे फिर कुछ अलग महसूस हो रहा है। मैंने कहा, अब हम बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं, मुझे उम्मीद है कि हमें सिरदर्द नहीं होगा। अनिल ने कहा, मुझे तो पहले ही होने लगा है, थोड़ी चाय पी लेनी चाहिए। हम इस उम्मीद में खाना पकाने के बर्तन बंगले में ही छोड़ आए थे कि रात को वापस आ जाएंगे। हम अपने साथ सिर्फ कुछ बिस्कुट, चॉकलेट और थर्मस में चाय ले गए थे। हमने चाय पी। विष्णु ने झपट झपट कर घास भरी ढलानों में जंगली स्ट्रॉबेरी समेट ली। वे छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी बहुत मीठी थी, लेकिन उनसे हमारी भूख नहीं मिटी। दूर दूर तक किसी बसाहट या मानव जीवन का कोई निशान नहीं था। ऊंचाई पर सिर्फ गुराल जमे कदमों से चलने वाली पहाड़ी बकरियां दिखाई दे रही थी। कहीं कहीं हिम तेंदुआ या कोई रीछ दिख जाता था। हमने एक छोटी गुफा खोज निकाली। इसके बाद एक मोड़ मुड़कर हम अचानक हिमनद के पास आ गई। पहाड़ की जगह अब सामने एक बड़ा बर्फीला क्षेत्र था, जो 2 चोटियों के बीच स्थित था। वह सिर्फ देवताओं के रहने का स्थान ही हो सकता था। कमल ने मेरा हाथ पकड़कर हिम्मत दिलाते हुए उसे कसकर दबाया। शायद उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सही है। अनिल का मुंह खुला रह गया। विष्णु की आंखें उत्साह से चमक रही थी। हम फिसलन भरी सतह पर एक दूसरे को सहारा देते हुए बर्फ पर सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हम बहुत दूर तक नहीं जा सके, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं थे। यह सोचकर अच्छा लग रहा था कि अपने शहर में सिर्फ हम लड़के ही इतनी ऊंचाई तक चढ़ पाए हैं। बर्फ में से कुछ काली चट्टानें बाहर निकली दिखाई दे रही थी। हम उन पर बैठकर चारों तरफ बिखरी सुंदरता को निहारने लगे। बर्फ के बीच से सूर्य अपने तपन से साथ सामने आया और हम आश्चर्यजनक रूप से गर्मी महसूस करने लगे। अचानक अनिल ने कहा, हमें धूप स्नान करना चाहिए। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक। कुछ ही मिनटों में हम लोग अपने कपड़े उतारकर पहाड़ियों पर बैठकर धूप का आनंद लेने लगे। अपने शरीर पर सूर्य की किरणों को रेंगते हुए महसूस करने में काफी मजा आ रहा था। आधा घंटे में ही पोस्ट बॉक्स की तरह लाल हो गया। विष्णु का भी यही हाल था। हम दोनों ने निश्चय किया कि सूरज की तपन हमारी पीठ की त्वचा को झुलसा दे, इसके पहले ही कपड़े पहन लिए जाएं। सूरज की तपन को सहन करने में कमल और अनिल ज्यादा मजबूत साबित हुए और हमारी हालत देखकर हंस पड़ी। विष्णु और मैंने बदला लेने के लिए मुट्ठियों में बर्फ भरकर उनकी पीठ पर रगड़ दी। उन्होंने झटपट कपड़े पहन लिए। अनिल तो मदारी की बंदर की तरह उछलने लगा। इस बीच हमें पता ही नहीं चला और बादलों ने कुछ चोटियों को ढक दिया। पहाड़ी ढलानों पर सफेद कुहासा छा गया। अब बंगले पर लौटने का वक्त हो गया था। अंधेरा होने से पहले पहुंचना किसी भी हाल में मुश्किल था। हम थोड़ी ही दूर चले थे कि पहाड़ों की चोटियों पर बिजली चमकने लगी और बादलों की तेज गड़गड़ाहट शुरू हो गई। अनिल चिल्लाया, चलो भागो, हम गुफा में छुप सकते हैं। बादल फट पड़े और अचानक बारिश की तेज बूंदें हमारे चेहरों पर चोट करने लगी, क्योंकि इनमें बर्फीली हवा घुली थी। आधे घंटे से होकर हम पूरी ताकत से फिसलन भरे रास्ते पर ठोकर खाते, भीगते और बेदम होते हुए उस छोटी सी गुफा तक पहुंचे।
किस्मत से गुफा सूखी थी और उसमें ज्यादा अंधेरा नहीं था। हम गुफा के द्वार पर खड़े होकर सामने तेज बारिश को देखते रहे। हवा साए साए करती नीचे गहरे खड्डे में जा रही थी। कमल ने कहा, इसे रुकने में कुछ वक्त लग जाएगा। विष्णु ने कहा, नहीं, यह जल्दी चली जाएगी। ये तूफान तेज लेकिन कम समय के होते हैं। अनिल ने अपनी जेब से चाकू निकाला और वक्त गुजारने के लिए हम चाकू से गुफा की नरम चट्टान पर अपने नाम उकेरने लगे। कमल ने कहा, बड़े होकर हम फिर यहाँ आएंगे, तब शायद ये नाम हमें यहीं दिखेंगे। बारिश रुकने तक अंधेरा हो चुका था। पूरे चांद की रोशनी में हमें रास्ता पाने में मदद मिल रही थी। हम धीरे धीरे संभल कर चलने लगे। बारिश से मिट्टी ढीली हो गई थी, जिसके कारण पत्थर लुढ़क कर नीचे आने लगे। मुझे डर था कि कहीं भूस्खलन शुरू न हो जाए। अनिल ने उग्र होकर कहा, उम्मीद करता हूं कि हमें लिदिनी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, मैं समझता था कि तुम्हें उसके होने पर विश्वास नहीं है। अनिल ने कहा, नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो। हमें सिर्फ एक पहाड़ी बकरी गुराल दिखाई दी, जो एक खड़ी चट्टान के शिखर पर बैठी थी। आकाश की पृष्ठभूमि में उसका छायाचित्र दिखाई दे रहा था। इसके बाद रास्ता गायब हो गया। अगर चांद की उजली रोशनी नहीं होती तो हम लोग सीधे एक शून्य में चले जाते। बारिश के कारण भूस्खलन हो गया था। जिस जगह एक संकरा रास्ता था, वहां सिर्फ एक शिथिल फिसलन भरी स्लेट जैसी मिट्टी की परत वाली ढलान थी। विष्णु ने कहा, हमें वापस जाना होगा। इस अंधेरे में पार करने की कोशिश करना बहुत खतरनाक है। मैंने सुझाव दिया, हम गुफा में सोएंगे। अनिल ने कहा, हमारे पास सोने के लिए कुछ नहीं है, एक कंबल भी नहीं है, न खाने को कुछ है। कमल ने कहा, हमें किसी तरह सुबह तक तो सब सहना पड़ेगा। अपनी गर्दन तुड़वाने से तो यही अच्छा होगा। हम गुफा में वापस चले गए, जहाँ कम से कम सूखापन तो था। विष्णु के पास माचिस थी। उसने पहले आए लोगों द्वारा छोड़ी गई कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जगा ली। हमने ब्रेड का बचा कुचा टुकड़ा मिल बांट कर खा लिया। रात में हम में से किसी को भी जरा भी नींद नहीं आई। हम दिलासा देते एक दूसरे से सटे पड़े रहे। गुफा के बाहर सुनाई देने वाला हर शोर हमें लेपर्ड और रीछों और यहाँ तक कि हिम मानव की आवाज लगता। आकाश में सुबह की पहली किरण फूटने के साथ ही हम उठ बैठे। बर्फीली चोटियां चटक गुलाबी रंग लिए थी, लेकिन हम इतने थके हुए, भूखे और चिंतित थे कि सूर्योदय की खूबसूरती देखने को किसको पड़ी थी। हम भूस्खलन की तरफ चल पड़े और फिर उस पार जाने का रास्ता तलाशने लगे। कमल ने ढीली पड़ी कंकरियों पर कुछ कदम बढ़ाए, लेकिन वे तत्काल जमीन में धंस गई। हमने उसकी बाह और कंधे पकड़कर उसे 100 फीट नीचे गड्ढे में गिरने से बचाया। मैंने पूछा, अब हम क्या करेंगे? विष्णु ने कहा, किसी दूसरे रास्ते की तलाश। परंतु क्या तुम्हें कोई दूसरा रास्ता मालूम है? हम सबने इस उम्मीद में विष्णु की तरफ देखा कि वह इस समस्या का समाधान कर देगा। विष्णु ने कहा, मैंने एक रास्ते के बारे में सुना है, लेकिन उस पर कभी गया नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यह थोड़ा खतरनाक होगा। इस रास्ते का कई वर्षों से उपयोग नहीं हुआ। जब से व्यापारियों ने तिब्बत से आना बंद कर दिया, तब से। अनिल ने कहा, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। विष्णु ने कहा, पहले हमें हिमनद को पार करना होगा, यही मुख्य समस्या है। हमने चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखा। हिमनद को पार करना कठिन नहीं लग रहा था, लेकिन हमें पता था कि अनाड़ियों के लिए यह काम आसान नहीं होगा। 2 फरलांग तक कठोर और फिसलन भरी बर्फ थी। अनिल ने सबसे पहले निर्णय लिया। उसने कहा, आगे बढ़ो, हमारे पास फालतू समय नहीं है। हम शीघ्र ही हिमनद पर पहुंच गए। उस पर हम काफी समय तक रहे। हर 2 कदम के बाद हम 1 कदम पीछे फिसल जाते थे। हमारी गति धीमी और अस्थिर थी। कभी कभी बर्फ की किसी खड़ी ढलान पार कर कई गज आगे बढ़ने पर हम में से कोई फिसल जाता और हम लोग उसकी मदद के लिए रुक रुक कर फिसलते हुए नीचे जाते। एक खतरनाक स्थान पर मेरे हाथ से वाटर बोतल फिसल गई
और उसे पकड़ने की कोशिश में जमीन से मेरी पकड़ छूट गई। मैं जमीन पर जा पड़ा और बर्फीली ढलान पर करीब 20 फीट नीचे फिसल गया। कमल ने मेरे हाथ में अपना रुमाल बांधा और अनिल ने वाटर बोतल संभाली जिसमें हमने बर्फ भर ली थी। मैं जब भी फिसलने लगता तो विष्णु की टांग पकड़ लेता और दूसरे के पीछे किसी तरह चलने लगता। दोपहर हो चली थी। जब हमारे पांव घास पर पड़े तब तक हमें कसकर भूख लगाई थी। अभी तो विष्णु द्वारा बताए गए रास्ते पर पहुंचने के लिए जड़ों और घास को पकड़ते हुए हमें एक और खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। यह रास्ता बकरी की राह से कुछ ही अधिक चौड़ा था, लेकिन इस पर चलकर हम पर्वत से घूमकर ऐसी जगह पहुंच गए जहां से डाक बंगला दिखाई पड़ने लगा था। कमल ने कहा, मैं पूरा चिकन खा सकता हूँ। विष्णु ने कहा, मैं हिम मानव को खा सकता हूँ। किस्मत से चौकीदार ने हमारी भूख का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था। देर दोपहर में जब हम लड़खड़ाते हुए बंगले पहुंचे तो खाना हमारा इंतजार कर रहा था। बेशक चिकन नहीं था, लेकिन हम इस कदर भूखे थे कि प्याज तक हमें बहुत स्वादिष्ट लगा। सफलतापूर्वक लौटने के लिए हमने विष्णु को धन्यवाद दिया। वह हिमालय पुत्र बहुत कुशलता और आत्मविश्वास के साथ हमें पर्वत और हिमनद से होते हुए यहाँ ले आया था। हम कापकोट वापस जाने को तैयार हुए। हमने सरयू नदी में मछली पकड़ी। फिर हम यहाँ का रास्ता बताने वाले गांव के लड़कों के साथ नहाए। हमने स्ट्रॉबेरी और फर्न तथा जंगली फूल इकट्ठा किए और विष्णु से विदा ली। अनिल विष्णु को हमारे साथ ले चलना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि शहर में रहने लायक अभी उसकी उम्र नहीं है, लेकिन हमारा मानना था कि विष्णु शहर के लड़कों को बहुत कुछ सिखा सकता था। कमल ने कहा, कोई बात नहीं, अगले साल हम फिर आएंगे, तब विष्णु को अपने साथ ले जाएंगे। हम पत्र लिखकर तुम्हें अपनी योजना बता देंगे। इस वादे से विष्णु खुश हो गया और हमें बस अड्डे तक छोड़ने आया। आखिर तक वह हमारा बिस्तरबंद कंधे पर उठाकर लाया। फिर वह एक पर्णांग पेड़ की डाल पर चढ़ा, जहां से वह हमें जाते हुए ज्यादा अच्छे से देख सकता था। जब हमारी बस ने कापकोट से मोड़ काटा तो हमने देखा था कि वह पेड़ पर से हमारी तरफ हाथ हिला रहा था। पहाड़ियां पीछे छूट गई और सामने मैदानी इलाका फैला हुआ था। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।